मैं रजनीश कुमार सिंह, प्रवक्ता, अभिनव विद्यालय, तेरही, आजमगढ़, आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 12 के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से एक अध्याय मानव विकास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और मानव विकास नामक अध्याय का प्रसारण 2 हिस्सों में किया जाएगा, जिसके प्रथम भाग का प्रसारण आज आप देखेंगे और इसके अगले भाग का प्रसारण आप किसी अगले दिन देखेंगे। तो आइए प्रथम भाग के प्रसारण को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, इस भाग में हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास की संकल्पनाएं क्या हैं, आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर क्या है, मानव विकास की अवधारणा क्या है और सार्थक जीवन की संकल्पना क्या है। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्षों का भी अध्ययन करेंगे। इसी तरह से मानव विकास के 4 आधारों का भी विवेचन किया जाएगा और मानव विकास के अध्ययन के 4 उपागम हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे आइए बढ़ते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे आसपास वस्तुएं, चीज़ें या व्यक्ति, संबंध, विचार, बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़ता रहता है या विकसित होता रहता है। यहाँ तक कि आप स्वयं धीरे धीरे आपकी लंबाई बढ़ती रहती है, आपके अनुभव बढ़ते रहते हैं। तो यानी आप भी वृद्धिमान हैं या कहा जाए तो विकासशील हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही शब्द हैं? यानी आप वृद्धि और विकास शब्दों से परिचित हैं, लेकिन क्या वृद्धि और विकास दोनों एक समानार्थी हैं? तो आगे आइए देखते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। यह आपको भी पता है, इसमें ज़्यादा कुछ समस्या है नहीं समझने में कि वृद्धि और विकास दोनों समय में होने वाले परिवर्तन को सूचित करते हैं, परंतु दोनों समानार्थी नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों समान अर्थ नहीं रखते हैं, दोनों के अर्थों में अंतर है। देखें क्या अंतर है। सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी इसको मात्राओं में या संख्याओं में मापा जा सकता है, और साथ ही साथ यह मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य का मतलब है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं बता दूं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी इसको मात्राओं में या संख्याओं में मापा जा सकता है। यह संख्याएं बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो जब संख्याएं या जो मात्राएं हैं वो बढ़ेंगी तो हम कहेंगे सकारात्मक वृद्धि, और जब संख्याएं घटेंगी तो हम कहेंगे नकारात्मक वृद्धि। परंतु इन दोनों ही वृद्धियों में, यानी सकारात्मक हो वृद्धि चाहे नकारात्मक हो, हम क्या होना चाहिए यानी मूल्यात्मक संकल्पना को शामिल नहीं करेंगे। मूल्य निरपेक्ष क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे वृद्धि का कोई सरोकार नहीं होता है। बस या तो बढ़ती है या तो घटती है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो विकास भी मात्रात्मक होता है। यह भी, इसका भी संबंध मापी जा सकने वाले संख्याओं से होता है। परंतु यहां जब मूल्यों की बात आती है तब यह वृद्धि से अलग हो जाता है। यानी यह मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणों में बदलाव, उसको भी ध्यान में रखता है। यानी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पे भी विकास ध्यान में रखता है। इसको एक आध उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके विकास तभी माना जा सकता है जब सकारात्मक वृद्धि हो रही हो और साथ साथ सही दिशा में भी वृद्धि हो रही। यानी जिस प्रकार का परिवर्तन आप चाह रहे हैं, इच्छित दिशा में भी परिवर्तन अगर हो रहा होगा सकारात्मक, तो आप उसे विकास की श्रेणी में रखेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिससे आप और थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे। किसी नगर का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर किसी नगर की जनसंख्या मान लीजिए बढ़ रही है, तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह नगर वृद्धि कर रहा है। परंतु अगर नगर की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद या बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे जो नागरिक सुविधाएं हैं, आवास की, भोजन की, पेयजल की, स्वच्छता की, यातायात और परिवहन की, अगर इस प्रकार की नागरिक सुविधाओं में सुधार नहीं हो रहा है
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नगर का विकास हो रहा है। नगर का विकास तभी माना जाएगा जब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ नागरिक सुविधाओं में भी सुधार हो रहा हो। तो मुझे लगता है इससे आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक पद आता है विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि, यानी ऐसी कोई वृद्धि जो विकास न ला सके विकासहीन वृद्धि कही जाएगी। और जब कभी सकारात्मक दिशा में होने वाला परिवर्तन हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा हो या गुणों में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा हो तो ही उसको विकास युक्त वृद्धि कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे आता है आर्थिक विकास और मानव विकास। आर्थिक विकास यानी आर्थिक चरों में होने वाला सकारात्मक बदलाव। आर्थिक चर क्या हो गए? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े, द्वितीयक सेक्टर से अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्थक क्षेत्रक से लगी हुई संलग्न गतिविधियों में अगर विस्तार देखा जा रहा हो तो हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। परंतु मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अलग प्रश्न है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है, विद्वान इसी दिशा में आगे बढ़े हैं कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो माना जाता रहा है कि वहां का मानव विकास भी हो रहा है। परंतु 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों, जिसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारतीय मूल के थे और डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मानव विकास की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि आर्थिक चरों में होने वाले परिवर्तन को सदैव मानव विकास का प्रेरक नहीं माना जा सकता है। आर्थिक चरों के साथ साथ कुछ मानवीय चर भी हैं जो मानव के विकास यानी मानव विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो यानी आर्थिक चरों के अलावा इन्होंने कुछ अन्य चरों को भी शामिल करने की बात की। प्रोफेसर महबूबुल हक ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता के उपभोग को भी मानव विकास के अध्ययन में शामिल करने की वकालत की। आगे आइए। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डॉक्टर महबूबुल हक का चित्र भी है। तो मानव विकास की संकल्पना सर्वप्रथम डॉक्टर महबूबुल हक ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा था कि मानव विकास है क्या। अब यही इनकी संकल्पना को ही पढ़ते पढ़ते हम समझ जाएंगे कि मानव विकास क्या है। इन्होंने कहा था कि विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, यानी लोगों के विकल्प अगर बढ़ रहे हों तो ऐसे विकास को स्वीकार किया जा सकता है, मानव विकास माना जा सकता है। उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, उनका जीवन स्तर यानी जिस स्तर में वो रह रहे हैं उससे बेहतर होना चाहिए। और अवसरों में वृद्धि और विकल्पों में वृद्धि या जीवन स्तर में सुधार से क्या होता है, वो आत्मसम्मान के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हों तो ही माना जाएगा कि मानव विकास हो रहा है। यानी आत्मविश्वास, जीवन स्तर, गुणवत्ता, आत्मसम्मान, दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, ये सारी चीजें जो है मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं, ऐसा डॉक्टर हक ने बताया था। उन्होंने कहा था कि हर प्रकार का विकास जो अर्थव्यवस्थाओं और देशों में हो रहा है उसके केंद्र में मनुष्य को रखना चाहिए। अगर मनुष्य इस प्रकार के विकास से लाभान्वित हो रहा है, यानी उसके अवसरों में वृद्धि हो रही है, उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, उसका आत्मसम्मान बढ़ रहा है, तो ही इस प्रकार का विकास स्वीकार योग्य है। तो इस प्रकार हर प्रकार के विकास का उद्देश्य इन्होंने बताया कि ऐसी दशाओं को विकसित किया जाए जिसमें मनुष्य आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। आगे आइए बढ़ते हैं। यहीं पे डॉक्टर हक ने सार्थक जीवन की बात की। अब सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन होता है। किसी भी मनुष्य का स्वस्थ और दीर्घ जीवन जिसमें वो कुछ निश्चित अपने जीवन के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य बनाता है या कुछ उद्देश्य तय करता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए, अवसर होने चाहिए और दक्षता होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए। तो आइए परिभाषा के रूप में देखें कि सार्थक जीवन एक स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन होता है जिसमें मनुष्य बुद्धि एवं विवेक का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसके बाद सामाजिक प्रक्रियाओं में
अपने निश्चित लक्ष्य यानी उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभाग करता है, इन सारे कार्यों के लिए अगर उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो ही माना जाएगा कि वह सार्थक जीवन जी रहा है। आगे आइए, सार्थक जीवन को स्पष्ट करती हुई दो कार्टून भी आपकी पुस्तक में, जरा सा मैं इन पे प्रकाश डाल दूं। शहनाज और प्रिया दो लड़कियां हैं। प्रिया ने शहनाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो शहनाज ने मन ही मन सोचा कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना या शुभकामना दो, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और आगे चल करके मैं कॉलेज भी जाना चाहती हूँ। तो ये इसका मतलब यह कुछ करने लायक बनना चाहती है, यानी शहनाज एक सार्थक जीवन जीना चाहती है। आगे आइए, दूसरी स्लाइड को देखिए। इसमें एक अपराधी है और एक नर्स है या डॉक्टर कह सकते हैं। तो एक वर्ष बाद आप दोनों को कहाँ देख सकते हैं? एक वर्ष बाद दोनों का जीवन किस दिशा में जाएगा? हो सकता है अपराधी मृत हो जाए, किसी अपराध में उसकी मृत्यु हो जाए, या अगर कानून के शिकंजे में वो कस जाए और किसी जेल में चला जाए, तो या तो वो कारावास में हो सकता है या मर सकता है। एक डॉक्टर एक वर्ष बाद अगर मरने का अगर मृत नहीं हुई तो कम से कम हो सकता है कि वह एक वर्ष बाद कैंसर का कोई सफल इलाज ढूंढ ले। तो आपको क्या लगता है, एक अपराधी सार्थक जीवन की तरफ बढ़ रहा है या एक डॉक्टर? निश्चित रूप से इसका उत्तर है कि एक डॉक्टर एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ रही है। इसका एक लक्ष्य है जिसको वो प्राप्त करना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन की भी बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र भी थे। डॉक्टर हक की संकल्पना में सुधार करते हुए या उसको और थोड़ा सा विस्तार देते हुए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास में एक नए पहलू को जोड़ा। उन्होंने कहा कि मानव विकास में लोगों की स्वतंत्रताओं में अगर वृद्धि हो रही है और उनकी परतंत्रता यानी पर निर्भरता में कमी हो रही है तो ही मानव विकास को स्वीकार किया जा सकता है। यानी स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता में कमी का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे हम दो कृषक हैं, एक के पास कृषि से जुड़े हुए सारी सुविधाएं हैं और दूसरे के पास नहीं है, तो जो कृषक कृषि कार्य के लिए सारी सुविधाओं से लैस है वो स्वतंत्र है कृषि करने के लिए, और जिसके पास संसाधन नहीं है वो कृषि करने के लिए अपने पड़ोसी या किसी अन्य कृषक पर परतंत्र है। तो यह हो गया स्वतंत्रता और परतंत्रता। तो अमर्त्य सेन यही कहते हैं कि अगर लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि हो रही है तो ठीक है, वो स्वीकार योग्य है ऐसा विकास, और अगर मनुष्य ज़्यादातर पर निर्भर होता जा रहा है या परतंत्र होता जा रहा है तो ऐसा विकास मानव विकास को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। इसके लिए वह राजनीतिक संस्थाओं या सामाजिक संस्थाओं या प्रक्रियाओं में सुधार की भी बात करते हैं। आगे आइए, मानव विकास के इस तरह से डॉक्टर हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों की बातों से हमें मानव विकास की संकल्पना के तीन महत्वपूर्ण पक्ष सामने आते हैं। पहली चीज ये है कि मनुष्य को सार्थक जीवन जीने के लिए शिक्षित होना चाहिए। मानव विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, और दीर्घ जीवन उनका दीर्घ होना चाहिए, और इतना ही नहीं, लंबा जीवन स्वस्थ भी होना चाहिए। तो दीर्घ और स्वस्थ जीवन भी होना चाहिए, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए, जो तीनों मिलकर के लोगों के विकल्पों में वृद्धि करेंगे। आगे आइए, इसको उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट कर लेते हैं। यही जो पिछली स्लाइड थी इसको आप स्मरण रखिए। प्रायः लोगों को अपने विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, या जो होती भी है उनकी क्षमता कम होती है। ये क्यों होता है ऐसा? जैसे एक निर्धनता की बात करें, यानी अवसर सीमित हो रहे हैं, संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो निर्धनता किस प्रकार लोगों के विकल्पों को सीमित करती है? जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, वह अच्छे हॉस्पिटल में इलाज का विकल्प नहीं चुन सकता है। कोई निर्धन विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का विकल्प नहीं चुन सकता है। तो निर्धनता ने उसके शिक्षित होने के विकल्प को सीमित कर दिया। अशिक्षा, कोई अशिक्षित व्यक्ति इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच सकता है। अशिक्षा ने उसके विकल्पों को सीमित कर दिया। सामाजिक भेदभाव, तरह तरह के भेदभाव, भारत जैसे देश में आप तरह तरह के भेदभावों से आप परिचित हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव भी अगर किसी को अपनी क्षमताओं के विस्तार करने से रोकता है तो ऐसा
भेदभाव भी जो है लोगों के विकल्पों को सीमित करता है। कभी कभी संस्थाओं की अक्षमता, यानी जैसे विद्यालय है या शिक्षा की अन्य संस्थाएं हैं, यहाँ पे अगर पर्याप्त संसाधन नहीं है, भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो भी बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। तो संसाधनों का अभाव भी लोगों के विकल्पों को सीमित करता है। तो उदाहरण भी दिया हुआ है, अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है और निर्धन व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य इलाज का विकल्प भी नहीं चुन सकता है। अतः स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना और उनके विकल्पों में वृद्धि करना ही मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हम आते हैं कि मानव विकास के 4 आधार कौन कौन से हैं। तो जब मानव विकास के 4 आधार, जिस प्रकार किसी भवन का सहारा उसके स्तंभ होते हैं, उसी तरह मानव विकास की जो संकल्पना है ये 4 आधारों पर टिकी हुई है, 4 उप संकल्पनाओं पर यह निर्भर है। अगर इन चारों उप संकल्पनाओं को आपने समझ लिया तो आप मानव विकास को भी बेहतर समझ जाएंगे। ये है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो आगे आइए एक एक करके हम देखते हैं कि इन संकल्पनाओं का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले बात करते हैं समता की। तो समता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच, समान नहीं, समान के साथ साथ निर्बाध पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। यानी अगर शिक्षा है तो शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो सबको उपलब्ध होनी चाहिए, हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक। यानी संसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर समान हो और निर्बाध हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रजाति के आधार पर, आय के आधार पर, धर्म के आधार पर, या भारत जैसे देश में जाति के आधार पर, ठीक है, या लिंग के आधार पर, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ऐसे विकास को मानव विकास की ओर गतिशील माना जा सकता है। एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, किसी विद्यालय में पता करिए कि वहाँ किस वर्ग के बच्चे विद्यालय कम आते हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कुछ ऐसे वर्ग हैं जिस वर्ग के बच्चे, या कुछ जातीय समूह ऐसे हो सकते हैं जिस समूह के बच्चे विद्यालय कम आ पाते हैं। या आप लड़कियों और लड़कों की संख्या से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि पुरुषों की तुलना में या बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या कम हो सकती है। यह एक प्रकार के लैंगिक और जातीय भेदभाव का उदाहरण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव विकास समतामूलक विकास की बात करता है। आगे आइए, दूसरा जो है वो है सतत पोषणीयता। सतत का मतलब लगातार, पोषणीयता का मतलब पोषण बना रहे। यानी जो अवसर जिन अवसरों की समानता की हम बात कर रहे हैं, ये अवसर सबके लिए लगातार बने रहें। यानी इस पीढ़ी के लिए उन अवसरों की उपलब्धता तो हो ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन अवसरों की निरंतरता बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को विकास के समान अवसर मिले। सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख करके किया जाए। इतना न हो कि आज की पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का इस कदर दोहन कर ले कि पर्यावरण और संसाधन नष्ट हो जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए न संसाधन बचे न पर्यावरण बचे। यानी ऐसा ही विकास स्वीकार किया जा सकता है जो सतत विकास हो, सतत पोषणीयता से धारित विकास हो। वर्तमान पीढ़ी तो उपयोग करे ही करे, भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग कर पाए। तो संसाधनों का दुरुपयोग बचाए रखना ही मानव विकास को सुनिश्चित कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज है उत्पादकता। यह कहती है, यह संकल्पना बताने का प्रयास करती है कि उत्पादकता खास तौर पे मानव श्रम की उत्पादकता, मशीनों की उत्पादकता नहीं, मानव श्रम। मानव को कैसे और उत्पादक बनाया जाए, मनुष्य को कैसे एक कुशल या विकसित मानव संसाधन के रूप में ढाला जाए। आप जानते हैं, बच्चा अज्ञानी पैदा होता है, अबोल पैदा होता है। हम अपनी तकनीकी, अपनी संस्थाएं, अपने संस्कार, शिक्षा आदि के माध्यम से उसमें तरह तरह के गुणों और क्षमताओं का विकास करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति या मनुष्य को कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। एक रिक्शा चालक की तुलना में एक इंजीनियर की उत्पादकता थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजीनियर
पुल भी बना सकता है और जरूरत पड़ने पर श्रम भी कर सकता है। तो इसलिए जितना ही ज्यादा व्यक्ति के भीतर हम उत्पादकता का सृजन करेंगे, वह मानव विकास को लाने वाला उपकरण साबित होगा। क्योंकि जो जन समुदाय होते हैं वही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जापान प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न नहीं है, परंतु उसने अपने लोगों को कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, और इसका परिणाम यह है कि उच्च विकसित देशों में जापान का नाम आता है, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही सीमित संसाधनों से अपने असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने का तरीका खोज निकाला है। इसलिए मानव श्रम की उत्पादकता बढ़ाया जाना भी बेहद जरूरी है अगर मानव विकास को सुनिश्चित करना है तो। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो अंतिम उपसंकल्पना है इसकी मानव या इसका आधार जो है मानव विकास की संकल्पना का, वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कहते हैं कि लोगों को इतना सशक्त होना चाहिए, इतना सामर्थ्यवान बनाना पड़ेगा कि अपने जो उनके विकल्प हैं जीवन में, जो वो कुछ भी करना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास सामर्थ्य हो, उन विकल्पों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सामर्थ्यवान हो। जैसे एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, परंतु उसने दुर्भाग्य से MBBS की पढ़ाई ही नहीं की है, तो वो कहाँ से डॉक्टर बन सकता है? यानी, और MBBS की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया होगा? हो सकता है अशिक्षा या निर्धनता ने उसको MBBS की पढ़ाई करने के योग्य न छोड़ा हो। तो यानी निर्धनता और अशिक्षा ने उसकी सामर्थ्य को घटा दिया, और उसका सामर्थ्य कम होने की वजह से उसने अपना विकल्प यानी डॉक्टर बनने का विकल्प वो चुन नहीं पाया। तो सशक्तिकरण की संकल्पना यही कहती है कि लोग इतने सामर्थ्यवान हों कि अपने विकल्पों को तय कर सकें और उन विकल्पों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकें। इसके लिए ज़्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्षमता भी निर्माण होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। नीतियां जो हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो जनता को या लोगों को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए। तो लोकोन्मुखी नीतियों को बनाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे समाज के जो वंचित समूह हैं, यानी जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं, कम विकसित समूह हैं, कम विकसित जातियां हैं या कम विकसित व्यक्ति हैं, उनके ऊपर खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको और सशक्त बनाने की ज़रूरत है या उनके सशक्तिकरण का प्रयास करने की ज़रूरत है। एक उदाहरण देख सकते हैं, सरकारी विद्यालय इसीलिए चलते हैं कि जो अपेक्षाकृत निर्धन बच्चे हैं, जिनके पास अन्य विकल्प नहीं है, बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकते हैं, महंगी शिक्षा नहीं अर्जित कर सकते हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार आगे आती है और ऐसे समूहों के लिए लगभग निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो यह एक प्रकार से वंचित समूहों का सशक्तिकरण ही है। आगे आइए, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं उपागम की, कि मानव विकास की संकल्पना के क्या उपागम है। तो 4 उपागम है: आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और न्यूनतम आवश्यकता उपागम। ये उपागम क्या होते हैं? उपागम का मतलब होता है नजदीक आना, उपधन आगम, यानी कैसे इस विषय के और नजदीक आ सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आय उपागम की बात करते हैं। यह सबसे प्राचीन उपागम है। यह मानव विकास को लोगों की आय से जोड़ के देखता है, यानी मानता है कि अगर आय बढ़ रही है तो विकास हो रहा है। आय का स्तर वो मानते हैं, इस उपागम की तहत माना जाता है कि अगर आय का स्तर अच्छा है तो वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं और ज़्यादा जो है विकास भी वहाँ हो रहा है। बड़ा सरल है, अगर आय ज़्यादा है तो विकास भी ज़्यादा है, ऐसा आय उपागम कहता है। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम कहता है कि मानव ही सारी विकास की गतिविधि का अंतिम लक्ष्य है, और अगर मनुष्य के जीवन में कल्याण हो रहा है तो विकास माना जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर अधिक सरकारी व्यय होना चाहिए, यानी मनुष्य निष्क्रिय रूप से बस इन सुविधाओं को प्राप्त करे, और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उनके अधिकतम कल्याण का प्रयत्न करें। यानी मनुष्य सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि निष्क्रिय प्राप्त करता है। उसको सिर्फ प्राप्त करना है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, जो उसको प्रदान की जाएगी सरकारों द्वारा। आगे आइए, तीसरा है क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तुत किया था, और इसने 6 मूलभूत आवश्यकताओं को आधारभूत आवश्यकता माना था, और ये बताने की कोशिश की थी कि सरकार इनको उपलब्ध कराए। जो ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन,
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास पर जोर दिया गया था। इसके अलावा अन्य मानव विकल्पों की यहाँ पे अपेक्षा की गई थी। जैसे अन्य मानव विकल्प का मतलब स्वतंत्रता, राजनीतिक सहभागिता इत्यादि की उपेक्षा की गई थी। आगे आइए, और चौथा जो उपागम है वो है क्षमता उपागम। इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया था और इन्होंने कहा था कि अगर मानव विकास को समझना है तो हमें लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना होगा, उनको सक्षम बनाना होगा कि वो विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग करें, और यदि व्यक्ति अपना विकास करेगा तो प्रकारांतर से समाज का भी विकास होगा। तो इस प्रकार मनुष्य ज़्यादा सक्षम होगा तो उनके पास चयन करने के लिए ज़्यादा विकल्प होंगे और इससे मानव विकास भी सुनिश्चित होगा। आगे बढ़ते हैं तो मानव विकास की संकल्पना का अब निचोड़ देख लेते हैं। तो क्या है ये? अभी तक जो आपने पढ़ा उसका निचोड़ यही है कि स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं तक समस्त मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। यह लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने की क्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ गृह कार्य देख लेते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे मानव विकास का मापन। इन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे अगले भाग में। मानव विकास सूचकांक, प्रचलित सूचकांक और एसडीआई के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं और भारत की स्थिति। कुछ गृह कार्य आपके सामने दिया हुआ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जैसे निम्न में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, या निम्न में से कौन भारतीय मूल के हैं, निम्न में से कौन मानव विकास का आधार नहीं है। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में वृद्धि और विकास में अंतर समझाइए, सार्थक जीवन क्या होता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा है, और मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। तो आज इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।